सामीन कराम, आप सुन रहे हैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकारी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है हिंदू का नाग देवता। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे अजीज भाई इनायत, हकायत की 27वीं सालगिरह मुबारक हो। मुझे ज़्यादा खुशी तो ये देख कर होती है कि तुम 27 बरसों से सदाकत, हक गोई और बेबाकी पर रोज़े अव्वल की तरह कायम हो। हमारे मुल्क में तो अखबार रिसालों के मालिकान और एडिटर चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। उन्होंने सहाफ़त को बिकाऊ माल बना रखा है। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि तुमने दौलत इकट्ठी करने के बजाय नुकसान उठाया है, लेकिन मेरे भाई, भूख बर्दाश्त कर लेना, ईमान ना बेचना। ये ना भूलना कि तुम पाकिस्तान के उस खित्ते की मिट्टी की पैदावार हो जिसके कब्रिस्तानों में आधी कब्रें राह हक के शहीदों की हैं। ये शहीद कश्मीर की जंग आज़ादी 1947 से 1948 से लड़े थे, जंग सितंबर 1965, फिर जंग दिसंबर 1971 भी लड़े, और उनमें तहरीक पाकिस्तान के शहीद भी हैं। पाकिस्तान में जो अमरीकी कल्चर चल निकला है और हमारे माशरे की असल इकदार की जिस तरह मिट्टी पलीद हो रही है, उससे कभी इस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाता हूँ कि रावलपिंडी शहर से भागकर अपने गांव चला जाता हूँ और कब्रिस्तान में जाकर गांव के शहीदों और अपने मरहूम दोस्तों की रूहों से बातें करता हूँ। इस हालत में अगर कोई मुझे देख ले तो गांव के लोगों को जाकर बताए कि बाबा साबू बुढ़ापे में आकर पागल हो गया है। बेचारा, कभी तो ऐसी कैफियत तारी हो जाती है जैसे वो मेरी बातें सुन रहे हों और मैं उनकी सुन रहा हूँ। मैं रूहानी सुकून महसूस करने लगता हूँ। आज तुम याद आए तो अपने बल्कि अच्छे वक्तों की बहुत सी बातें याद आ गईं। लेकिन बात हिकायत की सालगिरह की ही करूँगा और मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि सालगिरह नंबर में शिरकत करूँ। मेरे पास रूह की गहराइयों से निकली हुई दुआएं हैं जो इनायत और हिकायत के लिए वक्फ़ हैं, और कोई ना कोई वाक़या ज़हन की तारीकियों से ढूंढ कर निकाल लेता हूँ और पेश कर देता हूँ। कभी तो ज़हन हू हक वीराना बन जाता है, जैसे इसमें उजाड़ और वीरानी के सिवा कुछ है ही नहीं। मैं कई दिन ऐसा वाक़या याद करने की कोशिश करता रहा जो सालगिरह नंबर के मियार के मुताबिक हो, लेकिन बुढ़ापे ने दिमाग के खुलिये इतने कमज़ोर कर दिए कि कभी तो जाम ही हो जाते हैं, और ये भी याद नहीं रहता कि कुत्ते हमें शिकार पर लेकर जाया करते थे या हम कुत्तों को साथ ले जाया करते थे। एक रात और दिन रावलपिंडी में ऐसा ज़बरदस्त मूसलाधार मींह बरसा कि नाला लई चढ़ गया और उसने तबाही मचा दी। बहुत सी आबादियां उसकी जद में आ गईं। नाला लई का जोश सिर्फ एक दिन रहता है, फिर पानी उतर जाता है। मैं 2 दिन नाला लई का सैलाब देखने बल्कि अपने 2 पोतों को दिखाने के लिए गया। मैं बच्चों को ऐसी जगह ले गया जहां नाले के करीब आबादी नहीं थी। एक तरफ खेत हैं और दूसरी तरफ बंजर और गैर आबाद जगह है। लोगों के मकानात कुछ दूर हैं। एक जगह जमीन टीकरी की तरह ऊंची थी। मैं बच्चों को उस जगह ले गया। सैलाब जो किनारों से बाहर आ गया था अब किनारों के अंदर चला गया था, लेकिन उसका जोशो खरोश अभी तक कायम था। मैं जहां खड़ा था वहां से 20-22 कदम दूर कमोबेश 1 गज लंबा सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता जा रहा था। वहां कई और तमाशाई मौजूद थे। उन्होंने भी सांप देख लिया था। सांप सांप का शोर बरपा हो गया। बाज लोग सांप पर पत्थर और ढेले फेंकने लगे। सांप साफ बचकर निकल गया और कहीं गायब हो गया। ये सांप देखकर मेरे जहन के वीराने में बहार आ गई। यादों का चश्मा फूट पड़ा और ऐसा ही एक सांप याद आ गया। ये कोबरा किस्म का सांप था। हम ऐसे सांप को फनियर सांप कहा करते थे। ये काले रंग का होता है और सारे जिस्म पर बेज़वी निशानात होते हैं। इसके फन के पीछे वी निशान होता है। बहुत ही जहरीला सांप है। इंसान हो या हैवान, ये जिसे भी डस ले वो चंद मिनटों में मर जाता है। ये हिंदुस्तान का मशहूर सांप है। जनूबी हिंदुस्तान में तो ये अफराद से पाया जाता है और वहाँ के हिंदू इसकी बाकायदा पूजा करते हैं और इसे मारना गुनाह समझते हैं। हिंदू औरतें और मर्द बर्तनों में दूध डालकर उन जगहों पर जा रखते हैं जहां ये सांप पाए जाते हैं। सांप बिलों से बाहर आकर दूध पीने लगते हैं। इस उस वक्त हाथ जोड़कर कुछ पढ़ते और कोबरा सांप को देवता मानते हुए हिंदू उनकी पूजा करते हैं। ये सांप हमारे इलाका पोठोहार में भी पाया जाता है, लेकिन इतना आम नहीं। लोग इस फनियर सांप का नाम सुनकर ही डर जाते हैं।
फनियर का मतलब होता है फन वाला। कोबरा सांप का फन फैली हुई हालत में खासा चौड़ा होता है। नाला लई के किनारे कोबरा सांप देखा तो जवानी का एक वाकया याद आ गया। ये वाकया सुनाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा। सैलाब आता है तो सांप बाहर आ जाते हैं। ये इसलिए कि पानी उनके बिलों के अंदर चला जाता है। ये जब बाहर आते हैं तो पानी से निकलकर दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। सैलाबों में अक्सर लोग सांपों के डसने से मर जाते हैं। ऐसे वाकयात भी सुनने में आए हैं कि आदमी सैलाब से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। उसने देखा कि उसी टहन पर या साथ वाले टहन पर एक लंबा और मोटा सांप पहले से मौजूद है। मुझे वो वाकया जो याद आया वो इस तरह हुआ कि हमारे गांव से तकरीबन 4 मील दूर छोटा सा एक गांव था, जो अब खासा बड़ा हो गया है। उस वक्त मेरी उम्र 27 या शायद 28 साल थी। मेरे 2 बच्चे पैदा हो चुके थे और मजीद बच्चों की पैदाइश का खतरा मौजूद था। टीवी का तसव्वुर भी मौजूद नहीं था, इसलिए यह मकूला अभी इजाद नहीं हुआ था कि बच्चे दो ही अच्छे। अंग्रेज अपनी हिंदुस्तानी रियाया की हौसला अफजाई किया करते थे कि बच्चे पैदा किए चले जाओ। अंग्रेज हुकूमत ने ऐलान कर रखा था कि जो बाप 12 लड़के पैदा करेगा, उसे एक मुरब्बा ज़रई ज़मीन नहरी इलाके में अलॉट की जाएगी। अंग्रेज़ों को अपनी फ़ौज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफरी की ज़रूरत थी। पहली और ख़ुसूसन दूसरी जंग अज़ीम में अंग्रेज़ों को अपने महकूम मुल्कों में से सबसे ज़्यादा फ़ौजी नफरी हिंदुस्तान में से मिली थी। माफ़ी चाहता हूँ कि बात से बात निकाल कर मैं किसी और तरफ निकल गया हूँ। असल बात यह थी कि मैंने 4 मील दूर के जिस गांव का जिक्र किया है, वहां से एक काले नाग की खबरें आने लगी थी कि रास्ते में आ जाता है और जो कोई उसे देखता है वो उसे मारने के बजाय डर कर भाग जाता है। लोग बताते थे कि उसकी लंबाई 1 गज से ज्यादा थी और ये आम सांपों से ज्यादा मोटा है। कुछ लोगों ने उसको फन फैलाए भी देखा था। वो कहते थे कि उसका फन एक बालिश्त तो चौड़ा होगा। पहले पहल उस काले नाग की खबरें सुनी तो हमने कोई खास तवज्जो न दी। सांप तो अक्सर रास्ते में कुंडली मारे बैठे या आहिस्ता आहिस्ता रेंगते और रास्ता काटते नजर आते थे। जूं जूं वक्त गुजरता गया, ये काला नाग एक आम सांप के बजाय कोई पुरस्रार मखलूक बन गया। उसके मुतल्लिक वही रिवायतें और हिकायतें मशहूर होने लगीं जो लोगों ने सांपों के साथ वाबस्ता कर रखी हैं, जिन्हें मैं भी उस उम्र में बरहक माना करता था। ये मेरा मुशाहिदा है कि इंसान जितना अनपढ़ और पसमानदा होता है, उतना ही सनसनी और पुरअसरारियत को पसंद करता और दिलचस्प मफरूज़ों और जज्बाती मुबालगा आराई को सच मानता है। काले नाग वाले गांव का कोई ना कोई आदमी चौथे पांचवें रोज कहीं जाता, हमारे गांव में से गुजरता और पानी पीने और हुक्के का कश लगाने के लिए रुक जाता था। वो काले नाग की कोई नई ही बात सुना जाता था। एक रिवायत ये मशहूर हुई कि ये सांप नहीं बल्कि एक हिंदू की बदरू है जो 40 साल पहले उस खेत में कत्ल हो गया था। कत्ल की कहानी ये सुनाई गई कि मकतूल एक हिंदू साहूकार का बेटा था। बाप लोगों को सूद पर कर्जे देता था। एक शाम मकतूल सूद की वसूली करके गांव से निकल गया। वो किसी और गांव का रहने वाला था। वो उस जगह पहुंचा जहां काले नाग ने डेरे डाले थे, तो एक दो आदमियों ने उसे रोक कर कत्ल कर दिया और रकम लेकर गायब हो गए। मकतूल नौजवान था। फिर ये मशहूर हुआ कि ये मन वाला नाग है और उसने जहां ठिकाना कर लिया है वहां से कभी नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि हमारी आज की नस्ल और बड़े शहरों में रहने वाले लोग नहीं जानते होंगे कि ये मन क्या चीज़ है। देहात में अब भी इस मन को सही और सच माना जाता है। रिवायत यह है कि कोई एक सांप 100 साल की उम्र को पहुंच जाता है। उस वक्त उसके सर में या जिस्म के अंदर कांच की गोली जैसी एक गोली पैदा हो जाती है। ये उस गोली की खासियत है कि मिट्टी के ढेले पर, पत्थर पर और एक लकड़ी या लोहे पर या किसी भी चीज पर वो रगड़ दो तो वो चीज सोना बन जाती है। लेकिन आज तक कोई खुदा का बंदा किसी सांप से मन हासिल नहीं कर सका। उस गोली को मन कहते हैं। रिवायत के मुताबिक सांप अपने मन के साथ इस तरह खेलता रहता है कि उसे मुंह में लेकर ऊपर को उछालता और उसे मुंह से पकड़ता यानी कैच करता है। कहते हैं पूरे चांद की रात सांप मन के साथ खेलते गुजार देता है। ये भी वसूख से कहा जाता है कि मन की चमक इतनी ज्यादा होती है कि उसे जमीन में दफन कर दो तो वहां से जमीन चमकने लगती है। सिर्फ सांप का मुंह एक ऐसी जगह है जहां से उसकी चमक बाहर नहीं आती। और दूसरी चीज जो उस चमक को दबा सकती है वो मवेशियों का गोबर है। कहते हैं मन को गोबर में रखो
تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں من ہے۔ پھر یہ مشہور ہے کہ من والا سانپ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ عام طور پر سانپ کتنا ہی زہریلا، کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ انسان پر حملہ کرتا ہے نہ حیوان پر۔ اس کے قریب سے گزر جاؤ، یہ چوکس تو ہو جاتا ہے لیکن حملہ نہیں کرتا۔ اگر اسے خطرہ محسوس ہو تو بھاگ جاتا ہے، اور اگر بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو حملہ کرتا اور اپنے دو لمبے دانتوں کے ذریعے پورا زہر انسان یا حیوان کے جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ من والا سانپ ہر وقت ہر حال میں حملے کے موڈ میں رہتا ہے۔ کوئی انسان اس کے ٹھکانے سے کچھ دور سے گزر رہا ہو تو یہ سانپ اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے اور انسان کو اپنے علاقے سے نکال کر واپس آتا ہے۔ وہ ہر وقت یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ جو جانور یا انسان اس کے قریب یا کچھ دور سے گزرتا ہے وہ اس سے اس کا من چھیننے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اس گاؤں کے کالے ناگ کے متعلق لوگ بتاتے تھے کہ جس کھیت میں یہ رہتا ہے اس کے قریب سے راستہ گزرتا ہے۔ ناگ کسی کو اس کھیت کے قریب سے گزرتے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ اس کی اسی خصلت کو دیکھ کر لوگوں نے یہ بات بنا لی ہے کہ اس ناگ کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور اس کے سر میں من پیدا ہو گیا ہے۔ دو آدمیوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے پورے چاند کی رات ناگ کو من کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ اصل نقصان اس کھیت کے مالک کو ہوا جس میں ناگ نے آ کر ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اس کسان نے اس کھیت میں ہل چلانا چھوڑ دیا اور کچھ بھی کاشت نہ کر سکا۔ من والے سانپ کے متعلق بڑی ہی دلچسپ اور سنسنی خیز داستانیں سنی سنائی جاتی تھی۔ مثلا ایک شہزادی نے کہا کہ میں اس آدمی کے ساتھ شادی کروں گی جو سانپ کا من لا کر مجھے دے گا۔ ایک شہزادہ جاتا ہے، اسے ایک سپیرا بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پر من والا سانپ موجود ہے۔ یہاں سے الف لیلا کی خیالی داستانوں جیسی کہانی شروع ہوتی تھی جو کہیں ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھی۔ ایسی داستانیں سنانے والے خاص قسم کے لوگ ہوتے تھے جو داستان گوئی میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ سننے والوں کو ہیپناٹائز کر لیتے تھے اور رات گزر جاتی تھی۔ یہ تو مجھے بہت مدت بعد معلوم ہوا تھا کہ سانپ کا من محض خیالی چیز اور ایک مفروضہ ہے۔ اس واقعے کے وقت میں اور میرے دوست ہر قسم کی اور ہر طرح کی مفروضے کو برحق مانتے تھے۔ پھر اس کالے ناگ کے متعلق یہ مصدقہ خبر ملی کہ یہ جن ہے۔ یہ بھی روایت تھی کہ جس سانپ کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے وہ جن بن جاتا ہے اور چاہے تو انسانوں کے روپ میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کی تائید میں دو آدمیوں نے گاؤں والوں کو سنایا کہ وہ ناگ والے کھیت کے قریب سے گزر رہے تھے کہ 13-14 سال عمر کے ایک بڑے ہی خوبصورت لڑکے کو راستے میں دیکھا۔ اس نے دونوں آدمیوں کو روک کر کسی ایسے گاؤں کا نام لے کر راستہ پوچھا جو انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ دونوں کے دلوں پر گھبراہٹ آ پڑی اور انہیں اس لڑکے پر شک ہوا۔ ایک نے اپنے پیر و مرشد کا نام کا ورد شروع کر دیا۔ لڑکا وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو گیا اور انہوں نے ایک کالا ناگ دیکھا جو راستے کے ساتھ والے کھیت میں رینگتا جا رہا تھا۔ اس کو ہم گپ سمجھتے تھے لیکن لوگوں کی اکثریت نے اسے سچ مان لیا اور اس گاؤں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ کالے ناگ کو نظر آئے 6 مہینے گزر گئے تھے اور ان 6 مہینوں میں ہم نے اس کے متعلق اتنی زیادہ باتیں سن لی جن میں آج مجھے کچھ ہی یاد ہے۔ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ میری شکاری پارٹی کے دوست 1 مہینے سے آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ اس ناگ کو دیکھنے چلیں۔ دوستوں کی اکثریت من والا سانپ دیکھنے کی خواہش مند تھی اور بعض یہ سچ جان کر اسے دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جن ہے۔ اس طرح ہر کوئی اس ناگ کو اپنے اپنے خیال کے مطابق دیکھنا چاہتا تھا۔ صرف میں اور میرا عزیز دوست شہباز خان یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ناگ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ صرف سانپ ہے۔ البتہ ہم یہ مانتے تھے کہ اس کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور اس کے سر یا منہ میں من پیدا ہو گیا ہے، اور پھر بھی یہ ہے سانپ ہی۔ ہم وہاں جا کر یہ دیکھیں گے کہ ہم اسے مار سکتے ہیں یا نہیں۔ راجہ شہباز خان تو اور ہی زیادہ مضبوط دل گردے والا جوان تھا اور اس کا دماغ جو کچھ بھی سوچتا ٹھیک سوچتا تھا۔ اس نے کہا کہ سب دوستوں سے بات کرتے ہیں اور ایک روز سب چل پڑتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ اسے مارنا ہمارے بس میں ہے یا نہیں۔ ہم نے اسی روز شکاری دوستوں کو اکٹھا کر کے کھیتوں میں میٹنگ کی۔ ہم نے بڑی خطرناک کارروائیاں کی تھیں، لیکن کالے ناگ کو مارنے کے معاملے میں ہماری اسمبلی تقسیم ہو گئی۔ بعض راضی ہو گئے اور بعض نے شدید مخالفت کی۔ مخالفت کرنے والے دوست کالے ناگ کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھ رہے تھے۔ ہم نے سب کو یہ کہہ کر اجلاس برخاست کر دیا کہ ہر دوست اس مسئلے پر غور کرتا رہے، پھر ایک اور میٹنگ کریں گے۔
میں اور शहबाज खान इस कोशिश में थे कि नाग वाले गांव का कोई ऐसा अक्लमंद आदमी मिल जाए जो उस नाग की सही बातें बता सके, मसलन ये कि ये किस वक्त बाहर निकलता है और क्या करता है। ये भी जहन में रखें कि वो गर्मियों का मौसम था। ये सांपों का मनपसंद मौसम होता है और इस मौसम में सांपों की जहर वाली थैलियां भरी हुई होती हैं। सर्दियों में सांप जेर जमीन रहते हैं। 3-4 दिनों के बाद इत्तेफाक से हमें वैसा ही एक आदमी मिल गया जैसा हम चाहते थे। वो उसी गांव का रहने वाला था जिसके एक खेत में ये काला नाग रहता था। अधेड़ उम्र आदमी था, कुछ पढ़ा लिखा भी था और अपने जरिया माश के सिलसिले में चंद साल रावलपिंडी में मुकीम रहा था। शायद यही वजह थी कि उसका दिमाग कुछ रोशन हो गया था। एक रोज हमारे गांव में से गुजरा तो उसके मिलने वाले एक आदमी ने उसको रोक लिया। मुझे पता चला तो मैं उसे अपने घर ले आया और अपने 3 दोस्तों को भी बुला लिया। उसकी खातिर तवाज़े की और कहा कि वो हमें उस नाग के मुतल्लिक हकीकी बातें बताए। उसने कहा कि ये दूसरे सांपों की तरह एक सांप है और बहुत ही जहरीला सांप है। कहीं से इस खेत में आ गया है और यहीं का होकर रह गया है। इस हकीकत पसंद आदमी ने हमें जो तफसीली बातें सुनाई वो मुख्तसरन ये थी कि उस खेत में और उसके इर्द गिर्द के खेतों में चूहे ज्यादा हैं। ये सांप की खुराक थी जो उसे बाअफरात मिल रही थी। शायद यही वजह थी कि नाग ने यहीं मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। चूंकि उस नाग की लंबाई और मोटाई खासी ज्यादा थी इसलिए उसे कोई मारने की जुर्रत नहीं करता था। उसने एक बकरी को डस कर मार डाला। फिर एक सुबह के धुंधलके में एक आदमी रफा हाजत के लिए उस खेत में जा बैठा और सांप ने उसका काम तमाम कर दिया। उस आदमी ने घर पहुंचने की बहुत कोशिश की लेकिन ना पहुंच सका। रास्ते में ही गिरा और मर गया। फिर एक आदमी का बड़ा ही खूबसूरत कुत्ता उस नाग का शिकार हो गया। मालिक ने उसे खेतों में ले जाकर पटे से जंजीर उतार दी और कुत्ता इधर उधर भागने दौड़ने लगा और नाग वाले खेत में पहुंच गया। काला नाग कुंडली मारे बैठा था। कुत्ता उसके करीब जाकर उसे सूंघने लगा। मालिक ने देख लिया और ढेला उठाकर मारा लेकिन नाग कुत्ते के मुंह पर डस चुका था। कुत्ते को मरते 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। फिर उस पढ़े लिखे आदमी ने एक और बात सुनाई और साथ में यह भी कहा कि इसे पूरी तरह यकीन नहीं कि सांप ऐसा कर सकता है। बात यह थी कि एक आदमी ने यह मशहूर कर दिया कि उसने देखा कि एक गाय नाग वाली जगह जा निकली। नाग गाय के पिछली टांगों के साथ इस तरह लिपट गया जैसे किसी जानवर को काबू में रखने के लिए रस्सी से उसकी टांगें बांधी जाती हैं। काले नाग ने गाय की टांगें इस तरह जकड़ लीं और उसका एक थन अपने मुंह में ले लिया। गाय खड़ी कांपती रही और नाग ने बारी बारी चारों थनों से दूध पी लिया। फिर गाय को छोड़ दिया। हमने पहले कभी सुना था कि सांप इस तरह गाय या भैंस का दूध पी लेते हैं, लेकिन किसी ने कभी किसी सांप को इस तरह दूध पीते देखा नहीं था। मैं खुद भी इसे सच नहीं मानता। मैं ये जानता हूँ कि कोई भी जानवर हो, सांप को देखकर भाग जाता है। खुद आजमा लें। घोड़े पर सवार हो जाएं, रास्ते में कहीं सांप होगा और घोड़ा उसे देख लेगा तो घोड़ा वहीं रुक जाएगा, कांपने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगेगा। अगर सवार घोड़े से उतरकर घोड़े को थपकाए और पीछे ले आए तो घोड़ा नॉर्मल हालत में आ जाता है। और अगर सवार लगाम को झटके दे देकर एड़ लगाए तो घोड़ा बेलगाम होकर भाग उठता है। उस काले नाग के वाक़ये के 8-10 साल बाद जब मैंने उर्दू और अंग्रेज़ी की किताबें पढ़नी शुरू की थी, तो ब्रिटिश आर्मी के एक अंग्रेज़ कैप्टन फ्रेडी गेस्ट की किताब द इंडियन कैवलरी मैन हाथ आ गई। उसने वस्ती हिंदुस्तान के एक इलाके का जिक्र किया है, जहां अंग्रेज़ अफसर घोड़ों पर सवार होकर बर्छियों से खंजीरों का शिकार खेला करते थे। उसने एक वाकया लिखा है। एक सांप एक गाय की पिछली टांगों के साथ लिपटा हुआ उसका दूध पी रहा था, लेकिन यह मंजर उस कैप्टन ने अपनी आंखों नहीं देखा था। इसलिए उसने पूरी तरह तस्लीम ना किया कि सांप ऐसा कर सकता है। उसने मुख्तलिफ मुकामी लोगों से पूछा था। एक दो पुरानी उम्र के आदमियों ने उसे बताया कि हर सांप यूं नहीं करता और ऐसा वाकया शाज़ व नादिर ही होता है। सोचने वाली बात यह भी है कि सांप खुद भी इंसान और हैवान से डरता है। मैंने उस मुअज़्ज़िज़ आदमी से पूछा कि उस नाग को मारने की कोशिश क्यों नहीं की गई। उसने बताया कि बड़ी आसानी से उसे मारा जा सकता था। गांव में एक रिटायर्ड सूबेदार के पास 2 नाली बंदूक भी है और कुछ लोग उसे मारने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन 1-2 दिनों में ही उस नाग के मुतल्लिक ऐसी बातें फैल गईं कि रिटायर्ड सूबेदार भी डर गया। उस आदमी ने बताया कि लोगों को मजीद वहम और खौफ में किस किस ने मुब्तला किया। सबसे पहले उस इलाके के पीर साहब ने यह खबर सुनाई कि इस नाग की उम्र 100 साल हो गई है और अब ये जिन बन गया है। उसे जो कोई मारेगा जिन्नात उसका पूरा खानदान तबाह कर देंगे।
खेतों में तो सांप होते ही हैं और लोग सिवाय मोहतात होने के और कुछ नहीं करते। उस नाग को मारने की जरूरत ये पेश आ गई थी कि खेत एक मामूली से किसान का था, जिसके पास जरई जमीन के ऐसे ही छोटे छोटे 3 और टुकड़े थे। उसने नाग वाले टुकड़े में काश्त छोड़ दी थी। गांव वालों को एहसास था कि सांप को ना मारा गया तो उस बेचारे किसान का बहुत नुकसान होगा। एक शाह जी को बुलाया गया जिसके मुतल्लिक मशहूर था कि उसके कब्जे में जिन्नात हैं। पहले तो उसने 2-3 दिन अपनी टहल सेवा करवाई और फिर नाग वाले खेत में गया। ये नाग अमूमन खेत में फिरता रहता था। शाह जी की नज़र उस पर पड़ी तो ये कहकर रुखसत हो गया कि ये जिन्नात का सरदार है और उसे किसी खास तरीके से ही यहाँ से भगाया जाएगा। इस तरह ये तस्दीक हो गई कि ये नाग जिन्नात की मखलूक में से है। गांव का नंबरदार ढूंढ ढूंढ कर उन 2 सपेरों को साथ ले आया जो वीरानों में जाकर सांप पकड़ा करते थे। उन्होंने आकर बहुत बीन बजाई लेकिन सांप बाहर ना आया। वो इंतजार करते रहे, आखिर सांप अपनी मर्जी से बाहर आया। सपेरों ने देखा तो वो उछलते कूदते दूर हट गए और ये फतवा दिया कि ये शीशनाग है, यानी सांपों का बादशाह। उन्होंने कहा कि इसे मारा गया तो फिर सांपों का एक लश्कर गांव पर हमला कर देगा। अब तो कोई उस सांप को मारने की सोचता भी नहीं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि सांप सुन नहीं सकता और उस पर बीन कुछ असर नहीं करती। इस तरह ये सांप पुरस्रार मखलूक बन गया। सांप ने देखा कि यहाँ उसके लिए कोई खतरा नहीं और खाने को चूहे मिल जाते हैं, तो वो बेखौफो खतर खेत में घूमने फिरने लगा। लोगों ने उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया। ये बात एक सन्यासी ने पूरे यकीन के साथ बताई थी कि इस सांप की उम्र 100 साल हो गई है और उसके अंदर मन पैदा हो गया है। ये बात भी ज़हन में रखें कि उस गांव में हिंदुओं का एक घर था। वहां से कुछ दूर एक और गांव में 3-4 हिंदू कुनबे रहते थे। एक रोज ये सब आ गए और लोगों को समझाने लगे कि इस सांप को सांप ना समझे, ये नाग देवता है, इसे मारोगे तो इस इलाके में कहत पड़ जाएगा और तुम भूखे मर जाओगे। लोग और ज्यादा खौफजदा हो गए। उन हिंदुओं ने एक हरकत ये भी की कि मिट्टी के प्याले में दूध डालकर प्याला खेत में रखा और हट कर देखने लगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद नाग निकला, आहिस्ता आहिस्ता प्याले तक गया और दूध पी लिया। गांव के मौलवी साहब को किसी ने बताया कि बाज मुसलमान उस नाग वाले खेत में प्याले में दूध डालकर रख आते हैं। मौलवी साहब ने घर घर ये इत्तला पहुंचा दी कि ये सांप अगर देवता ही है तो जो मुसलमान उसे दूध पिलाएगा वो मुर्तद कहलाएगा। मौलवी साहब ने लोगों से कहा कि मस्जिद में आओ और अल्लाह से मदद मांगो, उसकी ज़ाते बारी इस बला से निजात दिला सकती है। लोगों ने मस्जिद में जाकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी। हमने उस आदमी के साथ ये बात की कि हम उस नाग को मारना चाहते हैं। उसने हमारी हौसला अफजाई की और कहा कि हिम्मत करो, लेकिन ये सोच लो कि लोग तुम्हें डराएंगे और हो सकता है कि बाज़ लोग तुम्हें रोक भी दें। हम इतनी जल्दी डरने वाले नहीं थे। उस शख्स के साथ हमने एक मंसूबा तैयार कर लिया और ये तय पाया कि हम किसी भी दिन जाएंगे। ये आदमी रुखसत हो गया। मैं अगर ये कहूँ कि हम बिल्कुल ही नहीं डरे थे तो ये झूठ होगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि हम भी आखिर उसी पसमानदा देहाती माशरे के अफराद थे और सांपों के मुतल्लिक बाज़ मफरूज़ों को भी बरहक समझते थे। इसके बावजूद हमने वहां जाने का बड़ा पक्का इरादा कर लिया था। सोचा था कि उस नाग को मारने की सूरत बन गई तो मार देंगे, वरना उसे देखकर वापस आ जाएंगे। आखिर एक रोज हम अलग सुबह कुत्तों को साथ लेकर इस तरह चल पड़े जिस तरह हम मामूल के शिकार के लिए निकला करते थे। हम में से किसी ने किसी को नहीं बताया था कि काले नाग को मारने जा रहे हैं। अगर बता देते तो हमारी माएं कुल्हाड़ियां लेकर हमारे रास्ते में आ जाती। ख्याल आता है कि माँ भी एक अजीब चीज़ होती है। देहात में माएं अपने शैतान और शरारती बच्चों को 3 गालियां आम तौर पर देती थी। एक ये कि तुझे गोली लगे, दूसरी ये कि तेरा कलेजा कुत्तों के आगे फेंकूं, और तीसरी ये कि तुझे सांप काटे। लेकिन किसी माँ को ये पता चले कि उसका बेटा वहां जा रहा है जहां सांपों का खतरा है, तो माँ उसकी टांगों से लिपट कर रोक ले। कुत्तों को साथ ले जाना बेकार था। कुत्ते सांप को नहीं मार सकते थे, बल्कि सांप कुत्ते को ले बैठता। कुत्ते तो हम ये जाहिर करने के लिए साथ ले गए थे कि हम शिकार पर जा रहे हैं। उस रोज हमारी शिकारी टीम का हर लड़का किसी न किसी हथियार से मुसल्ला था। लाठियां थीं, डंडे और कुल्हाड़ियां भी थीं। हमारा मंसूबा ये था कि सांप हम में से किसी के पीछे दौड़ेगा तो बाकी साथी सांप पर लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला कर देंगे। ये तो हमारे जहन में आई ही नहीं थी कि गांव के लोग मस्जिद में दुआएं कर रहे हैं और अल्लाह से मदद मांग रहे हैं।
अल्लाह अपने वादे के मुताबिक हमें ये मौजज़ा दिखा देगा। मुझे पुकारो और मैं मदद भेजूंगा। हम उस गांव में गए। वो पढ़ा लिखा मुअज़्ज़िज़ आदमी हमारा मेज़बान और गाइड बन गया। लोगों को पता चला कि हम काले नाग को मारने आए हैं, तो उन्होंने हमें डराना शुरू कर दिया। वो बूढ़ा हिंदू भी आ गया जो उसी गांव में रहता था। उसने कहा कि ये देवता है, ये तुम्हें मार देगा, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। उसने ये भी कहा कि देवता की तौहीन करोगे तो तुम्हारे खड़े फसल जल जाएंगे। देहात की मस्जिदों में अमूमन अनपढ़ और फजूल सी किस्म के मौलवी इमामत के फ़राइज़ अदा किया करते हैं, और उनमें उस इमामत का शायबा तक नहीं होता जिसका मेयार इस्लाम ने मुकर्रर किया है। उस गांव का मौलवी भी कुछ ऐसा ही लगता था, लेकिन उसने एक ऐसी बात की कि हमारे दिल खुश हो गए। वो मुझे और मेरे दो साथियों को इशारे से अलग ले गया। तुम मुसलमानों की औलाद हो, मौलवी ने कहा। ये हिंदू कहता है कि ये नाग उनका देवता है। तुम इस नाग को मारकर इस हिंदू को झूठा साबित कर दो। इसका तुम्हें बहुत ही सवाब मिलेगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और अल्लाह तुम्हारे साथ है। हमने मौलवी साहब से पूछा कि उस नाग के मुतल्लिक उनकी अपनी क्या राय है। मौलवी ने इतना ही कहा कि उसकी वो राय नहीं जो यहाँ के लोगों की है। तुम अल्लाह का नाम लेकर जाओ। मौलवी की इन बातों से हमारा हौसला बढ़ गया। उसकी इस बात को हमने दिल पर नक्श कर लिया कि हिंदुओं के देवता को मारना है। हम वहां जा पहुंचे जहां नाग ने अपना राज कायम किया हुआ था। गांव के बहुत से लोग हमारे पीछे पीछे आए, लेकिन नाग वाले खेत से दूर ही रुक गए। ये उनकी खौफजदगी का आलम था। जिस खेत में नाग रहता था वो 8-10 मरले का टुकड़ा था। उसके तीन अतराफ जो खेत थे वो गज 1.5 गज ऊंचे थे। चौथी तरफ छोटा सा खड था और उससे आगे जो खेत था वो जरा नीचे था। हमारे इलाके में खेत इसी तरह होते हैं, कोई ऊंचा, कोई उससे भी ऊंचा और कोई बिल्कुल नीचे। हम नाग के इंतजार में थे जो अभी सामने नहीं आया था। उसके बाद जो हुआ वो ऐसा अचानक हुआ कि हम कुछ समझ ही ना सके कि ये कैसे हो गया। हुआ ये कि थोड़ी दूर से हमें एक बदमस्त भैंसा आता हुआ नजर आया। 3-4 बैल और शायद एक गाय एक जगह चर रहे थे। भैंसे ने एक बैल को इतनी जोर से टक्कर मारी कि बैल एक पहलू के बल गिरा और बाकी वहां से भाग गए। बैल बड़ी तेजी से उठा, भैंसे ने उसे फिर टक्कर मारी। अब के बैल गिरा तो नहीं लेकिन भाग निकला। मैंने अपनी 2-3 कहानियों में मस्त भैंसे का जिक्र किया है। ये चीज खासे अरसे से नापैद हो गई है। दो मस्त भैंसे जब किसी भैंस पर रकाबत में लड़ पड़ते थे तो वो एक ही जगह नहीं लड़ते थे, बल्कि एक दूसरे को टक्करें मारते गांव जा पहुंचते थे। लड़ते हुए भैंसों को देखकर गांव में शोर उठता था कि बच्चों को अंदर कर लो, भैंसे लड़ते आ रहे हैं। लोग बच्चों को घरों में ले जाकर अंदर से दरवाजे बंद कर लिया करते थे। अकेला बदमस्त भैंसा तो और ज्यादा खतरनाक होता था। कोई इंसान या हैवान उसके रास्ते में आ जाता तो भैंसा उसे टक्करें मार मार कर खत्म कर देता। बड़े बड़े दलेर आदमी भी मस्त भैंसे को काबू में लेने की जुर्रत नहीं करते थे। ये मस्त भैंसा भी वैसा ही था। उस बैल को मार भगाकर वो हमारी तरफ आ रहा था। हमारे साथ कुत्ते थे, लाठियां और कुल्हाड़ियां भी थीं। हम तैयार हो गए कि भैंसा हमारी तरफ आया तो हम उस पर कुत्ते छोड़ देंगे और कुल्हाड़ियों वगैरह से भी उस पर हमला कर देंगे। हम खुश हो रहे थे कि लहू गर्म करने का एक बहाना चला आ रहा था। जो लोग नाग वाले खेत से ऊपर वाले खेतों में खड़े थे वो एक एक करके वहां से खिसकने लगे। मालूम नहीं कहां से 13-14 साल उम्र की एक लड़की सामने वाले खेत में आ गई। ये वो खेत था जो नाग वाले खेत से जरा नीचे था। उसने एक बकरी की रस्सी पकड़ रखी थी। भैंसे ने उसकी तरफ रुख कर लिया। किसी ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, काकी, उधर भागा। लेकिन भैंसा इतनी तेजी से आ रहा था कि लड़की बर वक्त भाग ना सकी। भैंसे ने बकरी को टक्कर मारकर ऐसा गिराया कि बकरी उठ ना सकी और लड़की बकरी की रस्सी छोड़कर नाग वाले खेत की तरफ दौड़ पड़ी। भैंसा उसके पीछे आया और लड़की नाग वाले खेत में आ गई। उस खेत के तीन अतराफ वाले खेत गज 1.5 गज ऊंचे थे। लड़की ने एक खेत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी घबराई और डरी हुई थी कि ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिर पड़ी। उधर से भैंसा उसी खेत में आ चुका था और उसका रुख लड़की की तरफ था। वो देखो काला नाग, हमारे किसी साथी ने कहा। हम सब ने काले नाग को देखा। उसे शायद पता चल गया था कि कोई इंसान या हैवान उसकी सल्तनत में आ गया है। हम भैंसे पर कुत्ते छोड़ने ही लगे थे और खुद भी उस पर हमला आवर होने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन नाग को देखकर हमारा ये इरादा कमजोर पड़ गया, क्योंकि डर ये पैदा हो गया था कि नाग हम में से किसी को या किसी कुत्ते को डस लेगा। लेकिन
وہ लड़की बेचारी जिस मुसीबत में फंस गई थी वो भी हमसे देखी नहीं जाती थी। हम दोस्तों ने बड़ी तेजी से सलाह मशवरा किया लेकिन वहां सोचने का वक्त ही नहीं था। लड़की ऊंचे खेत की दीवार के साथ पीठ लगाए खड़ी थी। एक तरफ नाग उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था और दूसरी तरफ से बदमस्त भैंसा फुंकारता आ रहा था। ये तो चंद सेकंड की बात थी। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। लड़की को सांप ने डसना था और भैंसे ने उसके जिस्म को कुचल और मसल डालना था। हमने एक मोजज़ा देखा। भैंसा अगर नॉर्मल हालत में होता तो इतने बड़े सांप को देखकर भाग जाता, लेकिन उसकी ज़हनी हालत बावले कुत्ते या पागल इंसान जैसी थी। उसे तो जैसे एहसास ही नहीं था कि उसका जानी दुश्मन उसके सामने मौजूद है। शायद दोनों की नज़रें लड़की पर थीं। लड़की ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और चीख जैसी आवाज़ में कहा, या अल्लाह! आज भी उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने है। उसने मौत या अल्लाह की मदद के इंतजार में आंखें बंद कर ली थी। भैंसा लड़की के करीब पहुंचा तो नाग जो लड़की की तरफ बढ़ा आ रहा था, भैंसे की तरफ मुड़ गया। लड़की और भैंसे में दो चार कदमों का फासला रह गया था। मुझे वो मंजर भी अच्छी तरह याद है कि नाग ने सर उठाकर भैंसे की टांग में दांत गाड़े और उल्टा हो गया। सांप जब अपना पूरा जहर अपने शिकार के जिस्म में दाखिल करता है तो वो इसी तरह उल्टा हो जाता है। भैंसा फौरन रुका और एक दो कदम पीछे होकर एक ही जगह कूदने लगा। नाग अभी वहीं था। भैंसा दर्द की शिद्दत से और ज्यादा उछलने लगा तो उसका एक पांव नाग पर आ गया। भैंसे के वजन को आप तस्वुर में लाएं। नाग पर जहां उसका पांव पड़ा था वहां से नाग पिचक गया और कुछ जमीन में धंस गया। जब तक सांप के सर को ना कुचला जाए ये मरता नहीं। नाग ने सर उठाया लेकिन उसका फन पूरी तरह फैल नहीं रहा था। उछलते कूदते भैंसे के अब दोनों पांव नाग पर इस तरह पड़े कि एक पांव सर और दूसरा उस जगह के करीब पड़ा जहां से नाग पहले ही पिचक गया था। भैंसा लड़की को तो भूल गया था। अब मेरे दोस्त शहबाज खान ने कहा कि भैंसे पर कुत्ते छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही ना पड़ी क्योंकि भैंसा और ज्यादा पीछे हट गया। फिर उसने उस खड्ड की तरफ मुंह कर लिया जो उस खेत के साथ ही था। भैंसा उछलने कूदने के अंदाज से दौड़ा और उस खड्ड में जा गिरा। खड्ड के किनारे ढलानी थे, भैंसा उस खड्ड से निकल सकता था और उसने निकलने की कोशिश भी की, लेकिन आधी ढलान चढ़कर फिर खड्ड में गिर पड़ा। उसके मुंह से बड़ी डरावनी आवाजें निकल रही थी। मैं और मेरे सारे दोस्त खड्ड पर जा खड़े हुए। भैंसा उठ खड़ा हुआ था लेकिन सांप का जहर उसके जिस्म में तेजी से फैल रहा था। भैंसा अपना सर जोर जोर से दाएं बाएं मारने लगा और फिर इस तरह गिरा जैसे बैठ गया हो। हम उसे देखते रहे। नाग का तो अब खतरा ही नहीं रहा था, लेकिन लोग इतने डरे हुए थे कि नाग वाले खेत में उतरने से भी घबरा रहे थे। हम भैंसे को देखते रहे। वो अब उठने के काबिल नहीं रहा था। चंद मिनटों के बाद उसका मुंह जमीन से लगा और फिर वो एक पहलू पर लुढ़क गया। कुछ देर उसकी सांस चलती रही, फिर वो भी बंद हो गई। लड़की वहीं खड़ी रो रही थी। उससे तीन चार कदम दूर हिंदुओं का नागदेव, पीर साहब का जिन और सपेरों का शीश नाग बुरी तरह कुचला पड़ा था। हम लड़की की तरफ गए। हमसे पहले ही एक अधेड़ उम्र आदमी उस तक पहुंचा और उसे अपने बाजुओं में लेकर सीने से लगा लिया। ये उसका बाप था। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या था। गांव का मौलवी बड़ी ऊंची आवाज में गांव वालों से कह रहा था कि ये देखो हिंदुओं का देवता कैसी बुरी मौत मरा है। उसने वाज के अंदाज में लोगों को बताना शुरू कर दिया कि सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है और उसकी ज़ाते बारी इबादत के लायक है, कोई देव और कोई देवता नहीं। वहां बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। मैं उस लड़की की बात सुनाता हूँ जो दर्दनाक भी है और दिलचस्प भी। वो मोअज़्ज़िज़ इंसान जिसने हमें सही बातें बताई थीं और अब वो हमारा मेज़बान था, हमें अपने घर ले गया। उसने हमारे खाने का एहतमाम कर रखा था। खाने के दौरान उसने उस लड़की के मुतल्लिक बताया कि 5-6 साल की थी तो उसकी माँ फौत हो गई। उसका और कोई भाई बहन नहीं था। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उस लड़की की सुतीली माँ ने उस पर बहुत ही जुल्म किए। लड़की के लिए यही जुल्म काफ़ी था कि माँ बाप की इकलौती औलाद थी और उनका सारा प्यार सिर्फ उस बच्ची के लिए था। लेकिन माँ सारा प्यार समेट कर कब्र में जा सोई और बच्ची सुतेली माँ के हाथ चढ़ गई। बच्ची के लिए माँ का प्यार खत्म हो गया और बाप भी उसके लिए बेगाना हो गया। सुतेली माँ की झूठी शिकायतों पर बाप उसे डांटता भी था और कभी पिटाई भी कर दिया करता था। बच्ची दिन रात आहें भरती और रोती थी।
उस पर हर वो जुल्म हुआ जो सुतीली माएँ सुतीली औलाद पर करती हैं। सुतीली माँ के बच्चे पैदा हुए तो ये बच्ची घर की नौकरानी बन गई। उस मुअज़्ज़िज़ आदमी ने जब ये बात सुनाई तो मेरे दिमाग में एक सोच आ गई। मैंने सबसे कहा कि उस लड़की को हम सौतेली माँ और जाहिल बाप के जुल्म और तशद्दुद से बचा सकते हैं। मेरे दोस्तों ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें बताया। उस मुअज़्ज़िज़ आदमी ने मेरी ये तजवीज़ पसंद की और उसने कहा कि वो लड़की के बाप को यहीं बुला लेता है। उसने अपने एक बेटे को उसी वक्त भेजा और कुछ ही देर के बाद लड़की का बाप आ गया। मेरी बात गौर से सुन चाचा, मैंने कहा, तुमने अपनी आंखों देखा है कि तुम्हारी बेटी किस तरह भैंसे से भी बच गई है और काले नाग से भी। मालूम नहीं तुमने देखा था या नहीं कि लड़की ने हाथ आसमान की तरफ करके अल्लाह को पुकारा था। हाँ जी, बाप ने कहा, देखा था। मैंने तो समझ लिया था कि मेरी बेटी मारी गई, लेकिन अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली। अल्लाह ने तो सुन ली, मुअज़्ज़िज़ आदमी बोला। तुम और तुम्हारी बीवी कुछ भी नहीं सुन रहे और लड़की पर जुल्म किए जा रहे हो। उस मुअज़्ज़िज़ आदमी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये बड़ी पहुंच वाले शाहजी हैं। इन्होंने तुम्हारी बेटी में कुछ देखा है। वो इनसे सुन लो। चाचा, मैंने कहा, मैंने वहीं देख लिया था कि इस लड़की पर पहले ही बहुत जुल्म हो रहा है और जब इसने अल्लाह को पुकारा तो मुझे पता चला कि लड़की के अंदर कोई ऐसी ताकत है कि ये जिसे चाहे उसे तबाह कर सकती है। ये भागवान रूह है। इसकी इज्जत करो और इसके साथ प्यार करो, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। हो सकता है तुम्हें और तुम्हारी बीवी को कोढ़ हो जाए। सच्चे दिल से तौबा करो और इस नेक रूह की कदर करो। उस सीधे साधे देहाती ने फौरन कानों को हाथ लगाए और तौबा की। हमने और हमारे मेज़बान ने उसे कुछ और बातें समझाकर रुखसत कर दिया। फिर हम भी अपने गांव आ गए और हमारा मेज़बान हमारा दोस्त बन गया। वो कभी कभार हमारे यहाँ आ जाता था और सुनाता था कि लड़की की तो काया ही पलट गई है और वो बहुत खुश रहने लगी है। सुतेली माँ और सगा बाप उसे पहुंच वाली बीबी समझते और उसके आगे बिछे जाते हैं।